Very good morning, friends, and yet another exciting video on the chemical bonding. Chemical bonding में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट पे जानकारी देने जा रहा हूँ। बहुत सारे टर्म्स एंड फैक्ट्स हैं जिनके बारे में देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस. Most of the teachers, most of the students, they know the terms, but when it comes to the interpretation and explanation, students often get confused. Exactly, you might have heard the names like the penetration, penetrating power, shielding effect, screening effect, charge contractions and the periodic contractions. एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या है और इन टर्म्स का जो कि रेलिवेंस, इन टर्म्स का सिग्निफिकेंस कोवलेंट केमिस्ट्री के अंदर, इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इन द केमिकल बॉन्डिंग एंड इन द इंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री while dealing the structure of a lot many compounds, this becomes more and more imperatives. तो यहाँ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. लेट अस गेट बैक टू द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या हैं और कैसे इनको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जाए, एग्जैक्टली टर्म्स क्या हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके डिटेल को हम अंडरस्टैंड करते हैं. लेट अस गेट बैक टू द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले टर्म्स मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पेनिट्रेशंस. हम लोग ऑफन स्टडी जे के लेते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस की तरफ और वाइटल का अट्रैक्ट हो जाना, ये पेनिट्रेशन है. बट एग्जैक्टली ये कंप्लीटली मिसकंसेप्शंस है. सबसे पहली बात तो ये है कि जो पेनिट्रेशन है, ये पेनिट्रेशन कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में वैलिड नहीं होता है. सिंगल और वाइटल के केस में ये वैलिड नहीं होता है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड सेंस में बोला जाए तो ये बोर मॉडल्स जिन पे इम्प्लीमेंट होता है उनके लिए ये वैलिड नहीं है. बोर मॉडल इज़ वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम आयंस, Li+2 आयन, Be ट्राई पॉजिटिव आयन, सो एंड सो ऑन. इन केसेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है और सिंगल इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी सिंगल और वाइटल के अंदर है, इसलिए यहाँ ये पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है. तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में फिक्स करके रखिएगा कि पेनिट्रेशन हमेशा मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एंड द मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिनन है. ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल ऑर्बिटल के लिए किसी भी कॉस्ट पर वैलिड नहीं है. तो एग्जैक्टली होता क्या है जो कि पेनिट्रेशन में, अरे पेनिट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एग्जांपल पे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ. मान लो कि कोई एटम है और उस एटम का ये सेंटर में जो कि न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ मैंने एक स्मॉल सर्किल बना रखा है जो कि 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एस आपको पता है एस कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ये अंदर वाला जो स्फेरिकल रीजन दिखा रखा है, ये है मेरे पास में एस ऑर्बिटल. दिस इज 1s, इसको मैंने लिख दिया 1s. फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल में क्या होता है, दैट द 1s. सेकेंड सेल का मैंने यहाँ जो बाहर की तरफ ये दिखा रखा है, बाहर की तरफ ये वाला ऑर्बिटल्स ये मैंने शो कर रखा है, दैट इज द 2s. न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस
where the probability of finding electron is maximum, that three-dimensional space is called orbitals. ऑर्बिटल एग्जैक्टली एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहाँ हम इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली ये अगर 1s है तो इसके जस्ट बाहर 2s होगा, इसके बाहर 3s होगा, उसके बाहर 4s होगा, लाइक दिस। यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक सर्किल में यहाँ दिखा रखा है, इसको आप कह सकते हैं दिस इज द डिसकनेक्शन बाउंड्री बिटवीन 1s एंड द 2s। यानी 1s एंड 2s के बीच में जो ये बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को ही हम लोग स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। इसी को जो रेडियल नोड भी बोला जाता है। नोड ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो 1s एंड 2s के बीच में देयर इज अ स्फेरिकल नोड। यानी इस डार्क लाइन के अंदर केवल 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बाहर की तरफ जो ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया है, इसके अंदर 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे ही आप जो है कि 1s में कोई इलेक्ट्रॉन जो है कि डालते हैं, तो 1s में इलेक्ट्रॉन जाते ही इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस 1s के इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड पे ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन डालेगा, जिसकी वजह से व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, ये 1s की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री यानी श्रिंक करके थोड़ा अंदर चली जाएगी। इसी को मैंने आगे दिखा रखा है, ये डॉट 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 लाइन जो यहाँ बना रखी है, ये एग्जैक्टली 1s की ओरिजिनल बाउंड्री है। श्रिंक करके ये यहाँ अंदर आ चुकी है। अब 1s की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने वाले रीजन के अंदर है। इज इट क्लियर? अगर 1s पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन डालना है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 2s के इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड पे भी होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, थोड़ा सा कम अट्रैक्शन होगा, किंतु अट्रैक्शन इस पे भी होगा। ये भी अपनी ओरिजिनल बाउंड्री से श्रिंक करके थोड़ा अंदर चला जाएगा। तो डॉट डॉट लाइन मैंने ओरिजिनल बाउंड्री 2s की दिखा रखी है और ये सर्किल जो अंदर की तरफ बना रखा, ये 2s की वो बाउंड्री है जो कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर जा चुकी है। कहने का अब टोटल मीनिंग ये यहाँ पे चला जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई कि 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, तो 2s जो कि डॉट डॉट लाइन से मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस गोले के बाहर नहीं है। ये 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर आ चुकी है और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इसकी देख पा रहे हैं, जो इस तरीके से मैंने स्पाइक्स टाइप के बना रखे हैं। यहाँ पर भी ये 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पेनिट्रेट कर चुकी होगी। जब 2s पे अट्रैक्शन लगा तो इस 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इस 1s के रीजन में भी जा चुकी होगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 2s हैज got penetrated into the spherical region that was already occupied या that was earlier occupied by s orbital। s orbital की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ शुरू में थी, उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन में ये 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ चुकी है। तो 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्री डायमेंशनल स्पेस में घुस जाना, अतिक्रमण कर जाना, इंक्रोचमेंट कर जाना, इसी को बोला जाता है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन कभी भी अकेले ऑर्बिटल का नहीं होगा। पेनिट्रेशन हमेशा क्या होगा कि बाहर के ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अंदर के ऑर्बिटल के
रीजन में इनक्रॉच कर जाना या उसमें एंटर कर जाना, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द पेनिट्रेशंस। इज इट क्लियर? यहाँ से ये बात भी जस्टिफाई होती है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए फिनोमिनन नहीं है, ये सिंगल ऑर्बिटल के लिए फिनोमिनन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सिंगल ऑर्बिटल ही होता, अगर सपोज ये केवल 1s ही होता, तो ये 1s का पेनिट्रेशन कहाँ होता? भाई 1s का पेनिट्रेशन तो जो 1s का पेनिट्रेशन है ये तो कहीं होगा ही नहीं। हाँ, 2s का पेनिट्रेशन 1s में हो सकता है, 3s का पेनिट्रेशन 2s में हो सकता है, या 1s के अंदर हो सकता है। तो पेनिट्रेशन इज ऑलवेज मल्टी इलेक्ट्रॉन एंड द मल्टी ऑर्बिटल फिनोमिनन्स। इसको हम कहते हैं जस्ट द पेनिट्रेशंस। तो पेनिट्रेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो पेनिट्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ये सिंपल सा आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनक्रॉचमेंट है ये। दिस इज encroachment of the electron density, encroachment of electron density of outer orbital into the inner orbital region, यानी आउटर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इनर ऑर्बिटल के रीजन में पेनिट्रेट कर जाना, इनक्रॉच कर जाना, दैट फिनोमिनन इज साइंटिफिकली नोन एज द पेनिट्रेशन। इज इट क्लियर? अगला यहाँ पे जो टर्म आता है नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड द शील्डिंग। इसी को स्क्रीनिंग भी बोला जाता है। शील्डिंग एग्जैक्टली यानी पेनिट्रेशन का कॉन्सिक्वेंस है। शील्डिंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पेनिट्रेशन। शील्डिंग को भी अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली शील्डिंग क्या है। शील्डिंग भी देख लेना कि शील्डिंग भी अकेले इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन शील्डिंग जो है कि नहीं है। शील्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सपोज ये यहाँ पर जो है कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड में यहाँ पर मैंने एक सेकेंड सेल n=2, n=2 का मतलब यानी सेकेंड शेल की बात हो रही है। सेकेंड शेल के अंदर यानी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर सेकेंड शेल है ये n=2 है, तो न्यूक्लियस से यहाँ की एक फाइनाइट डिस्टेंस है जिसको हम यानी रेडियस यानी r से रिप्रेजेंटेशन जो के ले रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि सेकेंड सेल के अंदर देयर आर 2 सबसेल 2s एंड 2p। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि द डिस्टेंस इज सेम, तो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन कि 2s का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बाउंड्री है और 2s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का बाउंड्री है वो सेम डिस्टेंस पे आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस भी आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये भी आ रहा है। इज इट क्लियर? ये ऑर्बिटल की सिचुएशन हम तब बात कर रहे हैं जब या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर इसके अंदर केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद है। उस कंडीशन में ये सिचुएशन है जैसे 2s एंड 2p में इलेक्ट्रॉन जो कि आना स्टार्ट करेगा। हम अच्छे से जानते हैं, जैसा मैंने अभी जो कि पेनिट्रेशन में एक्सप्लेन किया कि व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन इस 2s के इलेक्ट्रॉन्स पे जो है कि यानी इस इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड पे अंदर की तरफ अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन नो डाउट इस p पर भी लगेगा, बट जो मोर अट्रैक्शन है वो s पे लगता है क्योंकि s स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। इस पे अट्रैक्शन विल बी मोर। जैसे इस पे अट्रैक्शन लगा 2s पे, ये 2s अपनी ओरिजिनल बाउंड्री को छोड़ के यहाँ अंदर जाके श्रिंक कर गया, ये यहाँ आ गया अंदर। इज इट क्लियर?
इसका मतलब जो डॉट डॉट लाइंस और इस बाउंड्री के बीच में है, अब यहाँ 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्सेंट हो चुकी है। जैसे ही 2s का इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आता है तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस को शील्ड करना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जैसे इसका साइज डिक्रीज करेगा, इस 2s का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो यहाँ चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी, और अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस विल बिकम इफेक्टिवली शील्डेड। और अगर न्यूक्लियस इफेक्टिवली यहाँ शील्ड हो चुका है, इसका मतलब जो P वाले ऑर्बिटल है इस पे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, और अगर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन, इस पे जो है कि 2s के थ्रू रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और जब यहाँ रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल ओरिजिनल पोजीशन से जितना ये थोड़ा बहुत अंदर आया होगा उससे कहीं ज़्यादा बाहर जाके रिपेल हो जाता है। अगेन फिर से अंडरस्टैंड कर लें, न्यूक्लियस ने क्या किया, 2s के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट होने के बाद में उस 2s का साइज छोटा हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर गया, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से न्यूक्लियस इफेक्टिवली शील्ड हो गया, न्यूक्लियस के इफेक्टिव शील्डिंग की वजह से 2p पर अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, और अगर 2p पे अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो 2s का 2p पे रिपल्सन इंक्रीज कर गया, और उस रिपल्सन की वजह से 2p अपने ओरिजिनल बाउंड्री से या ओरिजिनल रेडियस से थोड़ा बाहर हो गया। इस फिनोमिनन को हम कह रहे हैं शील्डिंग, एंड द रिजल्ट ऑफ द शील्डिंग में आप देख पा रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ द शील्डिंग 2s एंड 2p के बीच एक एनर्जी डिफरेंस जनरेट हो गया है, और उस एनर्जी डिफरेंस की वजह से इनके बीच में एक एनर्जी गैप बन चुका है। उसी फैक्ट को मैंने यहाँ एक दूसरे तरीके से इंटरप्रिटेशन करने का ट्राई किया है। यहाँ पर देख लो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड में मैंने यहाँ पर ये n=2 सेकेंड सेल को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें कि 2s=2p मैंने ओरिजिनली लिखा हुआ। ओरिजिनली का मतलब जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि नहीं है। हम ये थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2s=2p, क्योंकि रेडियस सेम है इसलिए 2s न्यूक्लियस से जितने डिस्टेंस पे है 2p भी उतने ही डिस्टेंस पे है। इस सेकंड सेल के अंदर ही 2s भी है और 2p भी है। अब एग्जैक्टली जैसे ही इनमें इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आने से व्हाट एग्जैक्टली हैपन, 2s पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगा, जो 2s है उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगा, p पे कंपैरेटिवली अट्रैक्शन फोर्स कम लगा होगा। ये 2s अंदर आ गया, 2s देखो अंदर आ गया, अंदर आके इसने क्या किया, इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से शील्ड कर दिया होगा। अगर न्यूक्लियस शील्ड हो गया तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव अट्रैक्शन 2pp है ये डिक्रीज हो गया होगा, और अगर ये डिक्रीज हो गया इसका मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया। अट्रैक्शन अगर डिक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन, ये 2s इस 2p को बाहर की तरफ पुश करेगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, ये रिपल्सन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, जिस वजह से 2s एंड 2p के बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। इसी को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, लॉस ऑफ द डीजेनरेसी। लॉस ऑफ द डीजेनरेसी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में न तो पेनिट्रेशन काम करता है न शील्डिंग काम करता है। पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग ये दोनों की ही वजह से डीजेनरेसी में लॉस होता है। डीजेनरेसी लॉस होने का मतलब कि जो 2s 2p की एनर्जी इक्वल है, अब एनर्जी इक्वल नहीं है, 2s का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कुछ और हो गया। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस से 2s की ये डिस्टेंस है, और 2p की डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये वाली हो गई है। ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस यानी ज़्यादा है। इस वजह से इनके बीच में
ये एनर्जी का डिफरेंस आ चुका है। तो एग्जैक्टली यानी शील्डिंग से, अगर आपसे पूछें कि शील्डिंग से दो ऑर्बिटल या दो सबसेल के बीच में एनर्जी डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो शील्डिंग की वजह से एनर्जी का डिफरेंस हमेशा इंक्रीज करता है। इज इट क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पे ये एनर्जी का गैप यानी जनरेट हो जाता है। शील्डिंग किस वजह से आया है? शील्डिंग इस पेनिट्रेशन की ही वजह से आया है। 2s अंदर गया, कुछ इसने यानी अंदर साइड में जो ये 1s रहा होगा, ये 1s के रीजन में इंक्रोच किया होगा। उस इंक्रोचमेंट की वजह से न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली शील्ड हो गया होगा। उस शील्डिंग की वजह से इस P पे अट्रैक्शन फोर्स वीक हुआ होगा, जिस वजह से P पर S का रिपल्सन इंक्रीज हो गया होगा और इसका साइज एक्सपैंड कर गया होगा। इसलिए मैं ये सीधे बोल सकता हूँ कि जो शील्डिंग है, ये शील्डिंग इस पेनिट्रेशन का ही आउटकम है। The shielding is nothing but the shielding is a consequence of the penetrations, and penetration and shielding together, they are responsible factor for the loss of the degeneration. Is it clear? Is it okay? इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इस पे यहाँ बात कर रहा हूँ, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन एंड पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस। पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप अच्छे से जानते हैं कि किसी पीरियड में जब हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो कंटिन्यूसली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, साइज यानी डिक्रीज करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नोबल गैसेस, वहाँ साइज फिर से एक्सपेंड कर जाता है। वहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एंड द वैन डर वाल रेडियस। बट अगर आप लेफ़्ट से राइट हैलोजन फैमिली तक जाते हैं तो कंटिन्यूसली साइज छोटा होता चला जाता है। उसको हम लोग सिंपल टर्म्स में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जब किसी एटम पर साइड में बॉन्डेड एटम की वजह से कोई चार्ज जनरेट होता है। चार्ज इसेंशियली कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको चार्ज कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हम केवल एक सिंगल एटम में डील करते हैं कि उसी एटम पे अगर आप कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दें तो उस एटम पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने से उसका साइज कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। बट एट द सेम टाइम जब आप किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन आता है। उस साइज कॉन्ट्रैक्शन को पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। अब एक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन या पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम लोग यहाँ स्टडी केवल ये करना चाह रहे हैं, हमें पता है कि दोनों जगह साइज तो जो डिक्रीज़ होना ही होना है। एटम का जो साइज़ है, चाहे आप उससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डाल दो तब भी डिक्रीज़ कर जाएगा, या किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट पे जा रहे हैं तब भी एटम का साइज डिक्रीज़ होगा। बट इस डिक्रीज़ होने की वजह से किसी सेल के सब सेल में मौजूद ऑर्बिटल के बीच के एनर्जी डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। तो यहाँ देखते हैं, सपोज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये एग्जाम्पल उठाया है कि कार्बन नाउ इट्स ओके। जैसे यहाँ पे देखें कि यानी कार्बन एक न्यूट्रल एटम है और ये कार्बन पे सपोज यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा भाई? कि जैसे कोई कार्बन है, अगर उस कार्बन एटम पे मैं सपोज है कि फ्लोरीन एटम जो कि लगा दूँ, यानी बॉन्डेड फ्लोरीन्स, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। एक और फ्लोरीन एटम लगा दूँ तो और डेल्टा पॉजिटिव,
एक और फ्लोरीन लगा दूं तो और डेल्टा पॉजिटिव, एक और फ्लोरीन डाल दूं तो और डेल्टा पॉजिटिव। कहने का मतलब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? व्हेन दिस कार्बन विल रिमेन बॉन्डेड टू अनदर एटम हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी हायर देन दैट ऑफ द कार्बन। चलो एनीवे यहाँ दिखा दिया कार्बन से कार्बन पॉजिटिव आया। बताओ इनमें से साइज पे क्या इफेक्ट आया होगा? डेफिनेटली अगर इस कार्बन के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखना यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आया है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आया है। अब अगर ये साइज यहाँ डिक्रीज हो गया तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शंस, यानी चार्ज की वजह से साइज का कॉन्ट्रैक्ट होना। अब इस चार्ज के कॉन्ट्रैक्शन का वैलेंस सेल के सबसेल के एनर्जी डिफरेंस पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ये मैं यहाँ इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। तो देखो, क्योंकि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और जब भी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो हमेशा वहाँ पे डीजेनरेसी लॉस होगी। यहाँ पे 2s का एनर्जी लेवल और 2p के यानी एनर्जी लेवल के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई। ये मैंने न्यूट्रल कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ कि न्यूट्रल कार्बन में वैलेंस सेल में 2s एंड 2p के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसको मैंने यहाँ डेल्टा ई से रिप्रेजेंटेशन किया। अब क्या होता है, जैसे इस पर जो है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने से व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस स्लाइटली मोर पावरफुल हो चुका होगा। जो न्यूक्लियस है कार्बन का ये स्लाइटली पावरफुल हो गया क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पावरफुल हो गया। तो 2s पे इसने अंदर की तरफ अट्रैक्शन जो है कि लगाया। अट्रैक्शन लगाने से क्या हुआ कि जो ये अपने डॉट 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 मैंने ये लिखा रखी अपने ओरिजिनल पोजीशन से अंदर की तरफ मूव हो गया। सेम तरीके से आप यहाँ भी देखेंगे इस P पर भी अट्रैक्शन लगा होगा, ये अपने डॉट डॉट लाइन से थोड़ा अंदर की तरफ ये भी आ गया। अगर आप देखें कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा अंदर गया, तो यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि 2p ओरिजिनल से ज़्यादा अंदर गया जबकि 2s ओरिजिनल से कम अंदर गया। ये एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि भाई हमें तो ये मालूम है कि 2s पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो 2s को और ज़्यादा अंदर जाना चाहिए था, और अगर 2s ज़्यादा अंदर जाता तो यहाँ पे ओरिजिनल के साथ इस 2s का गैप ज़्यादा होना चाहिए था। बट एग्जैक्टली जो हम सोच रहे हैं उसका कॉन्ट्ररी अपोजिट होता है। 2p अपने ओरिजिनल से ज़्यादा अंदर जा चुका होता है, ये गैप ज़्यादा जो है कि डिक्रीज कर चुका होता है। इसके पीछे का जो रीज़न है, वो रीज़न को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार पहले भी मैंने ये पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिनन के दौरान होता क्या है कि जब न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ खींचता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है कि लगा रहा है इस पर भी अट्रैक्शन लगा रहा है, बट अट्रैक्शन इज कंपैरेटिवली लेस। यहाँ न्यूक्लियस के जस्ट बाहर यहाँ पर एक सेल और मौजूद होता है, फर्स्ट सेल, यानी दैट इज 1s। ये 1s क्या होगा? फुली फिल्ड। ये फुली फिल्ड होता है। जैसे यहाँ ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये 2s काउंटर बैलेंस करता है इसको, और ये इस पर बाहर की तरफ क्या करेगा? एक रिपल्सिव फोर्स जो कि डालेगा। जब ये बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये जिस ताकत से, जिस पावर से अंदर आ रहा था, उसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से न्यूक्लियस के जस्ट बाहर मौजूद है फुली फिल्ड सेल, दैट इज द 1s, ये इसको रिपल बैक, इसको वापस जो है कि भेज देता है। तो ये आया तो अंदर स्ट्रांगली था, बट सामने जो न्यूक्लियस के ये 1s के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, these electron they try to push it very strongly outside। इसलिए क्या होता है कि इस अट्रैक्शन और इस रिपल्सन के काउंटर वैलेंस की वजह से ये 2s ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता, स्लाइटली अंदर जो है कि जा पाता है, क्योंकि 2p का डिस्टेंस कंपैरेटिवली यानी ज़्यादा है। इसलिए व्हाट विल हैपन, यहाँ पर
जो ये अट्रैक्शन फोर्स आ रहा था इसकी वजह से, क्योंकि जैसे ही अंदर आ चुके होंगे न्यूक्लियर शील्ड भी हो चुका होगा, शील्ड हो चुका होगा तो इस पे जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है वो कम हो चुकी होगी। इस वजह से होता क्या है कि 2s तो थोड़ा सा ही अंदर जाता है, 2p थोड़ा ज़्यादा अंदर जाता है, और अगर किसी एटम में d सबसेल मौजूद होगा तो d सबसेल और ज़्यादा अंदर की तरफ अट्रैक्टेड हो चुका होता है। इसी को हम कहते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से एक बात साफ से स्पष्ट हो रही है कि जो एनर्जी डिफरेंस 2s 2p के बीच में था, पहले ये डिफरेंस इतना था, दिस डिफरेंस वाज दिस मच, अब आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस एनर्जी का और कम हो गया है। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल का बीच का गैप रिड्यूस हो जाता है। यानी मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो एग्जैक्टली ये है कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन एक तरीके से वैलेंस सेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का जो विड्थ था, जो साइज था, वो साइज अगर ये समझो कि अगर ये वैलेंस सेल का साइज इतना है, अगर ये साइज इतना है तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। इज इट क्लियर? ये मैं एटम के साइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यानी श्रिंकिंग ऑफ द साइज ऑफ द सेल। सेल किससे बना है? सब सेल से। इन सब सेल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का गैप कम हो गया है, और इसका मैंने सिग्निफिकेंस पहले ही बता चुका है कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की ही वजह से एक्साइटेशन फिनोमिनन भी होता है। कई सारे जो मैंने पहले भी इंटरप्रिटेशन किया है कि PF5 एग्जिस्ट करता है किंतु PH5 नहीं एग्जिस्ट होता है, उसका इंटरप्रिटेशन इसी ग्राउंड पे जो कि जाता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इज इट क्लियर? अगला जो इम्पोर्टेंट केस है दैट द पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। देखो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में यानी कार्बन के जस्ट बाद आता है नाइट्रोजन। अगर मैं कार्बन से नाइट्रोजन पे जा रहा हूं तो यहाँ भी साइज डिक्रीज हुआ। ये कार्बन का इनिशियली न्यूक्लियस है, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। आपको पता है कि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज किया। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ द सेल ऑफ द सेकेंड पीरियड आर सेम। और अगर सेम डिस्टेंस पे चार्ज ऑन न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस पे इफेक्टिव चार्ज अगर बढ़ गया तो डेफिनेटली एटम का साइज तो डिक्रीज होगा ही होगा। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि एटम के साइज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। माय मेन कंसर्न इज कि जो सेल है उस सेल के सब सेल के एनर्जी डिफरेंस पे एग्जैक्टली क्या इफेक्ट आ रहा है। इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ है, शुरू में इस कार्बन के 2s एंड 2p में एनर्जी का डिफरेंस मैंने इतना दिखा रखा है, दिस इज द एनर्जी गैप हियर। ओके, जैसे मैं नाइट्रोजन पे यहाँ पहुँचा तो यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि जो 2s है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा अंदर गया। इस P को आना चाहिए था अंदर, किंतु P यहाँ अंदर ना के, जैसे यहाँ देख रहे थे P जो कि अंदर आ रहा था, यहाँ उल्टा हो रहा है, P यानी बाहर की तरफ जो कि चला गया। अब ये बड़ी जो एक स्ट्रेंज सिचुएशन है कि भाई कि यहाँ पर और यहाँ कंपैरिजन अगर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वैलेंस सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जबकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वैलेंस सेल यहाँ एक्सपेंड कर गया। ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों है? यहाँ से यहाँ गया जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, ओवरऑल साइज ऑफ एटम तो डिक्रीज हुआ। होता एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से समझना इसको। जैसे ये हुआ 2s पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा हो, अंदर जो यहाँ मौजूद था उसने काउंटर बैलेंस वे किया होगा, जैसा यहाँ मैंने काउंटर बैलेंस वे एक्सप्लेन किया। ये थोड़ा स्लाइटली अंदर गया, बट यहाँ पर इसके एग्जैक्टली इसको भी अंदर आना चाहिए था, किंतु ये बाहर जाने का रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा जो रीज़न है वो एग्जैक्टली जब कार्बन से नाइट्रोजन पे आ रहे हैं
तो नो डाउट न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, बट सेम सेल में आप देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी आ रहा है। और अगर जो है कि किसी सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से उस सेल में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है, और उस रिपल्सन के बढ़ने की वजह से व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, यहाँ पर ये 2p जो ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल क्या हो जाता है, इस 2s के थ्रू इस 2p पे एक रिपल्सिव इंट्रैक्शन काम करती है, और उस रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ ये डेल्टा ई का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। होपफुली ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड आया होगा। तो मैंने यहाँ पे ये 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज एक्सप्लेन किए कि पेनिट्रेशन क्या है, शील्डिंग क्या है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एंड पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है। शील्डिंग इज द consequence of the penetration. Charge contraction happens in the same atom when more electronegative atom gets bonded to that one. इस वजह से बैलेंस सेल में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कार्बन टू नाइट्रोजन व्हेन वी मूव इन द सेम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस बिकम्स मोर पावरफुल होने की वजह से 2s एंड 2p पे एक्सपेक्टेड अट्रैक्शन इंक्रीज होना चाहिए। 2s पे जैसे यहाँ बताया था कि जो अंदर में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके अंदर जाना और अंदर के इलेक्ट्रॉन का इस पे रिपल्सन की वजह से जो काउंटर बैलेंस होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स का, उसे 2s थोड़ा सा अंदर गया। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये 2p भी हल्का सा अंदर आया होगा, जैसे यहाँ मैंने इंटरप्रिटेशन किया। बट एग्जैक्टली होता है क्या है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ है इस प्रोसेस में, यहाँ इलेक्ट्रॉन देखना चेंज नहीं हुए थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया। उस रिपल्सन के बढ़ने की वजह से ये एनर्जी का डिफरेंस इंक्रीज कर गया। तो नेट रिजल्ट में आ गया, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से वैलेंस सेल यानी श्रिंक कर जाता है, जबकि यहाँ पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वैलेंस सेल एक्सपैंड कर जाता है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखना। दोनों केसेस में एटम का साइज तो डिक्रीज किया है, बट बैलेंस सेल का कॉन्ट्रैक्शन और बैलेंस सेल का एक्सपेंशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यानी फिनोमेना which result due to charge contraction and due to the periodic contractions. These were some of the basic terms which I tried to explain to you on the microscopic level. Hopefully you just watch the video once, twice, thrice in order to imbibe the things, because science is not dealt at the superficial level. It needs the microscopic investigation of the facts at the details. Thank you very much and wish you all the best. Good day.